नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस का कहना है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में की गई टिप्पणियों को इजरायल द्वारा गलत तरीके से पेश किए जाने से वो स्तब्ध रह गए। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने कहा कि मैंने इजरायल में हमास द्वारा 7 अक्टूबर को किए गए भयावह और अभूतपूर्व आतंकी कृत्यों की स्पष्ट रूप से निंदा की है। उन्होंने कहा कि नागरिकों की जानबूझकर हत्या और अपहरण या नागरिक लक्ष्यों के खिलाफ रॉकेट लॉन्च करने को कुछ भी उचित नहीं ठहरा जा सकता है। बता दें, मंगलवार को उन्होंने कहा था कि 7 अक्टूबर को हमास ने इजरायल पर हमला ऐसे ही नहीं कर दिया, इसके पीछे एक विचार या एक त्रासदी है। उन्होंने ये भी कहा कि फ़लस्तीन के लोग लंबे समय से इजरायली कब्जे वाले इलाके में बदतर जिंदगी बिता रहे हैं। इस बयान से इजरायल खासा तिलमिला गया। उसने उनके इस्तीफे की मांग कर थी। यूएन से इजरायल की तिलमिलाहट के बीच इजरायली मीडिया से खबर आ रही है कि इजरायल संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों को वीजा देने से इनकार कर देगा। यह खबर यूएन में इजरायल के राजदूत गिलाद एर्दान के हवाले से आई है। एर्दान ने आर्मी रेडियो को बताया, उनकी टिप्पणियों के कारण हम संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधियों को वीजा जारी करने से इनकार कर देंगे। एर्दान ने कहा, हमने पहले ही मानवीय मामलों के अंडर सेक्रेटरी जनरल मार्टिन ग्रिफिथ्स को वीजा देने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि उन्हें सबक सिखाने का समय आ गया है। तुर्की के राष्ट्रपति रजेब तैयब अर्दोगान ने हमास को लिबरेशन ग्रुप यानी आज़ादी के लिए लड़ने वाला समूह बताया है जो अपनी ज़मीन की सुरक्षा के लिए लड़ाई लड़ रहा है। तुर्की की संसद में अपने तीखे भाषण में अर्दोगान ने कहा कि वो इजरायल के अपने दौरे को रद्द कर रहे हैं। अर्दोगान ने कहा कि उन्होंने इजरायली प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू से हाथ मिलाया था, लेकिन उसी नेतन्याहू ने तुर्की के भले की मंशा को अपमानित किया है। बता दें, पिछले महीने ही न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दौरान दोनों नेताओं की मुलाकात हुई थी। उनसे लगा था कि दोनों देशों के बीच रिश्ते सुधर रहे हैं। अर्दोगान के ताज़ा बयान से आशंका है कि कहीं इजरायल में तुर्की को लेकर भारी आक्रोश पैदा न हो जाए। तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान के हमास पर बयान का इजरायली विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से काफ़ी तल्ख जवाब आया है। इजरायल के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लियोर हैयत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि इजरायल तुर्की के राष्ट्रपति द्वारा आतंकवादी संगठन हमास के बारे में दिए गए बयान का पुरजोर तरीके से खंडन करता है। उन्होंने कहा कि हमास एक घृणित आतंकवादी संगठन है जो इस्लामिक स्टेट ग्रुप से भी खराब है। ये संगठन जानबूझकर बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों की हत्या करता है और आम लोगों को अगवा कर उनका इस्तेमाल खुद को बचाने के लिए करता है। तुर्की के राष्ट्रपति की हमास को डिफेंड करने की कोशिश भी हमास की करतूतों को देख चुकी दुनिया की राय नहीं बदलेगी। इजिप्ट के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी ने गजा पट्टी पर ज़मीनी आक्रमण से बचने के लिए कदम उठाने का आग्रह किया है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में सीसी ने कहा कि इस जोड़ी ने कई नागरिक हताहतों पर चर्चा की जो इजरायली ज़मीनी आक्रमण के परिणाम स्वरूप हो सकते हैं। सीसी ने 2 सप्ताह से अधिक समय तक इजरायली हमलों के परिणाम स्वरूप गाजा अधिकारियों द्वारा पहले ही रिपोर्ट की गई लगभग 6000 नागरिकों की मौत की ओर इशारा किया, जिनमें से आधे बच्चे हैं। गजा में फ़लस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि 7 अक्टूबर से इजरायली हमलों में कम से कम 6546 लोग मारे गए हैं। वहीं गजा में स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि गजा में स्वास्थ्य सेवा प्रणाली पूरी तरह से सेवा से बाहर हो गई है और पूरी तरह से ध्वस्त होने की स्थिति में है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का कहना है कि ब्रिटेन इजरायल के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन करता है, लेकिन वो ये भी चाहता है कि ब्रिटिश नागरिक गजा से बाहर निकल सकें और घिरे क्षेत्र में मानवीय सहायता पहुंच सके। सुनक ने संसद में कहा, और हम मानते हैं ये सब होने के लिए एक सुरक्षित वातावरण होना चाहिए, जिसके लिए निश्चित रूप से युद्ध विराम से अलग एक युद्ध विराम की ज़रूरत है। उनके कार्यालय ने बाद में बताया कि युद्ध विराम से केवल हमास को फायदा होगा। तेलंगाना में अगले महीने होने जा रहे विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा है। बीजेपी के एक विधायक कमीटा रेड्डी राजगोपाल रेड्डी ने राज्य के राजनीतिक परिदृश्य में व्यापक बदलाव का हवाला देते हुए कांग्रेस को फिर से ज्वाइन करने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि आगामी चुनाव में बीआरएस का हारना तय है और सबसे पुरानी पार्टी फिर से जीतती दिख रही है। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में लोगों का रुख कांग्रेस पार्टी की ओर है। तेलंगाना के राजनीतिक समीकरण बदल चुके हैं। इस बार कांग्रेस केसीआर को हराएगी। भारत 26 अक्टूबर से कनाडा में कुछ वीज़ा सेवाएं फिर से शुरू करेगा। बुधवार को ओटावा में भारतीय उच्चायोग ने कहा कि वीज़ा सेवाएं 4 श्रेणियों के लिए फिर से शुरू की जाएंगी। इनमें प्रवेश वीज़ा, बिजनेस वीज़ा, मेडिकल वीज़ा और कॉन्फ्रेंस वीज़ा शामिल हैं। अब भी रोजगार का वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, मेडिकल वीज़ा और स्टूडेंट वीज़ा और फिल्म वीज़ा पर रोक लगी हुई है। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी को पीएम मोदी द्वारा किया जाएगा।
बुधवार शाम श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी चंपत राय ने पीएम मोदी के साथ संस्था के पदाधिकारियों की मीटिंग की जानकारी देते हुए बताया कि 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। पीएम मोदी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। पीएम मोदी ने न्योता स्वीकार कर लिया है। एनसीईआरटी की किताबों में अब जल्द ही इंडिया शब्द देखने को नहीं मिलेगा। एनसीईआरटी के पैनल ने सुझाव दिया कि सभी पाठ्य पुस्तकों में इंडिया को भारत लिखा जाना चाहिए। इससे एक बार फिर से ये विवाद चर्चा में आ गया कि क्या देश का नाम इंडिया की जगह भारत किया जाएगा। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार एनसीईआरटी समिति ने पाठ्य पुस्तकों में हिंदू जीत को उजागर करने की सिफारिश भी की है। इसने पाठ्य पुस्तकों में प्राचीन इतिहास के स्थान पर शास्त्रीय इतिहास को शामिल करने की भी सिफारिश की है। आज कांग्रेस पार्टी की ओर से चुनाव आयोग को 8 ज्ञापन दिए गए हैं। पहला ज्ञापन गृहमंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ में दिए गए बयान को लेकर है। दूसरा ज्ञापन असम के मुख्यमंत्री के छत्तीसगढ़ में दिए गए बयान को लेकर है। तीसरा ज्ञापन अधिकारियों को रथ प्रभारी बनाने और सेना के राजनीतिकरण को लेकर है। चौथा ज्ञापन मध्य प्रदेश के मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के खिलाफ है। इसके अलावा 4 शिकायतें तेलंगाना को लेकर हैं। राहुल गांधी के साथ पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने 2019 पुलवामा हमले के लिए सरकार की खामियों को जिम्मेदार ठहराया। इस इंटरव्यू में उन्होंने यही बात दोहराई। उन्होंने कहा, मैंने 2 चैनलों को बताया कि हमारी गलती थी, लेकिन मुझसे कहा गया कि इसे कहीं भी ना कहें। मुझे लगा कि मेरे बयानों से जांच पर असर पड़ सकता है, लेकिन कोई जांच ही नहीं हुई। इसका इस्तेमाल चुनाव के उद्देश्य से किया गया। उन्होंने कहा कि तीसरे दिन पीएम मोदी ने अपना भाषण दिया, जहां उन्होंने इसका राजनीतिक इस्तेमाल किया। इस दौरान जम्मू कश्मीर को लेकर मलिक ने कहा, आप जम्मू कश्मीर को ज़बरदस्ती या सेना से ठीक नहीं कर सकते। यहाँ के लोगों का दिल जीतकर आप कुछ भी कर सकते हैं। समस्या का समाधान करने के लिए पहले तो राज्य का दर्जा वापस देना चाहिए। वहीं कांग्रेस ने इस बातचीत को जारी करते हुए कहा है, क्या ये सांसद ईडी सीबीआई की भागदौड़ बढ़ा देगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक से बातचीत की है। 28 मिनट की इस बातचीत में राहुल गांधी ने सत्यपाल मलिक से पुलवामा, किसान आंदोलन, एमएसपी, जातिगत जनगणना, मणिपुर में हिंसा समेत तमाम मुद्दों पर बात की है। बातचीत के दौरान सत्यपाल मलिक ने कहा, चुनाव में सिर्फ 6 महीने रह गए हैं। मैं लिखकर ये दे रहा हूँ कि मोदी सरकार अब नहीं आएगी। सत्यपाल मलिक ने राहुल गांधी की सबसे मजबूत चीज बताई है। राहुल गांधी ने कहा कि आज के नेता ऐसे हैं कि उन्हें कुछ बनना ही बनना होता है, चाहे किसी कीमत पर हो। इसके बाद सत्यपाल मलिक ने कहा कि राहुल जी, आपकी सबसे बड़ी मजबूती ये है कि जो किसी के पास नहीं है वो ये है कि मुझे कुछ नहीं बनना है। इससे सामने वाले खल्लास हो जाते हैं। इसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि ऐसा लोग क्यों करते हैं कि बनना ही बनना है। इस पर सत्यपाल मलिक ने कहा कि आज़ादी के समय राजनीति एक कर्तव्य था, फिर प्रोफेशन हो गया और अब बिजनेस हो गया है। राहुल गांधी ने जब पुलवामा हमले को लेकर सवाल पूछा तो सत्यपाल मलिक ने कहा, पुलवामा हमले को लेकर मैं ये तो नहीं कहूँगा कि इन्होंने कर पाया, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इन्होंने उसे इग्नोर किया और उसका राजनीतिक इस्तेमाल किया। इनके बयान हैं कि जब वोट देने जाओ तो पुलवामा की शहादत याद रखना। इस दौरान राहुल गांधी ने बताया कि जब एयरपोर्ट पर शहीदों के पार्थिव शरीर लाए गए तो मुझे कमरे में बंद कर दिया गया था। मैं लड़कर वहाँ से निकला। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बुधवार 25 अक्टूबर को राजस्थान के झुंझुनू में एक चुनावी रैली को संबोधित किया है। यहां उन्होंने और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2 बड़े चुनावी वादे किए हैं। उन्होंने वादा किया है कि अब अगर राजस्थान में उनकी सरकार आती है तो राज्य के हर परिवार की महिला मुखिया को हर वर्ष 10,000 रुपये दिए जाएंगे। ये रुपए 2 या 3 किस्त में दिए जाएंगे। उन्होंने दूसरी बड़ी घोषणा ये की है कि उनकी सरकार दोबारा बनी तो राजस्थान के 1 करोड़ 5 लाख परिवारों को 500 रुपये में रसोई गैस सिलेंडर दिया जाएगा। अभी इस कीमत पर 76 लाख परिवारों को ये मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बुधवार को 4 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार बदल दिए हैं। इन 4 निर्वाचन क्षेत्रों में मुंडरैना जिले की सुमावली सीट, नर्मदापुरम जिले की पिपरिया सीट, उज्जैन जिले की बड़नगर सीट और रतलाम जिले की जावरा सीट शामिल हैं। इन सीटों पर नए उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी गई है। अब नई संशोधित सूची के अनुसार सुमावली सीट से कुलदीप सिकरवार की जगह अजब सिंह कुशवाहा को मैदान में उतारा गया है। पिपरिया सीट से गुरुचरण खरे की जगह अब वीरेंद्र बेलवंशी चुनाव लड़ाए जाएंगे। बड़नगर सीट से राजेंद्र सिंह सोलंकी की जगह मुरली मोरवाल अब उम्मीदवार बनाए गए हैं। जावरा सीट से हिम्मत शीमाल की जगह वीरेंद्र सिंह सोलंकी उम्मीदवार बनाए गए हैं।
न्यूज क्लिक के संस्थापक प्रवीर पुरकायस्थ और एचआर हेड अमित चक्रवर्ती को दिल्ली की पटियाला कोर्ट ने बुधवार को यूएपीए मामले में 9 दिन की पुलिस हिरासत में भेजने का आदेश दिया है। दोनों लोगों की न्यायिक हिरासत आज समाप्त हो रही थी। दोनों लोगों को 10 अक्टूबर से ही न्यायिक हिरासत में रखा गया था। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर मीडिया में तमाम अटकलबाजियां थीं, लेकिन बुधवार 25 अक्टूबर को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एएनआई से बातचीत में कहा कि इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग पर 5 राज्यों के चुनाव के बाद बातचीत होगी। खड़गे के इस बयान से साफ हो गया है कि विपक्षी दल लोकसभा चुनाव 2024 के लिए ही सीट शेयरिंग करने वाले हैं। 5 राज्यों में नवंबर में होने वाले चुनाव में कोई सीट शेयरिंग नहीं होगी। हालांकि चुनाव की तारीख घोषित होने के बाद समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी ने एमपी और राजस्थान में अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।